चित्रा उस हीरे को देखते हुए खुद से कहती है, ये हीरे के अंदर से कैसी आवाजें आ रही हैं? हीरे के अंदर से लगातार आदमी और औरत की आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाजें हर वक्त बदलती रहती थी। कभी आदमी कुछ कहता था तो कभी औरत कुछ कहती थी। चित्रा उस हीरे को और नजदीक से देखने लग जाती है और वो नोटिस करती है कि उस हीरे के अंदर कुछ चल रहा है। चित्रा को उस हीरे के अंदर कभी महाडायन नजर आ रही थी तो कभी भक्षानर नजर आ रहा था। हीरे के अंदर लगातार बड़ी तेजी के साथ दृश्य बदलते जा रहे थे। चित्रा को किसी और की नहीं बल्कि महाडायन और भक्षानर की आवाज ही सुनाई दे रही थी। चित्रा हीरे के अंदर देखते हुए खुद से कहती है, ये तो महाडायन और भक्षानर है। चित्रा एकटक नजर से हीरे के अंदर देख ही रही थी कि तभी लगातार बदलते हुए दृश्य दिखना बंद हो जाते हैं और सिर्फ महाडायन नजर आने लग जाती है। चित्रा को हीरे के अंदर वो दृश्य नजर आने लग जाता है जब पहली महाडायन को वो हीरा दिया गया था, जब वो हीरा एक लॉकेट के रूप में था। उस दृश्य में महाडायन को वो हीरा पहनाया जा रहा था। चित्रा को हीरे के अंदर से कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही थी, पर वो उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। बस हीरे के अंदर जो चल रहा था उसका पूरा ध्यान उसी पर था। उस हीरे को पहनते ही महाडायन अपने सच्चे प्रेमी की तलाश में निकल पड़ती है, क्योंकि उसके कुरूप होने की वजह से कोई भी मर्द पसंद नहीं करता था। सच्चे प्रेमी की तलाश करते हुए ही महाडायन कालाझाड़ी जंगल में पहुंच जाती है, जहां पर उसे भक्षानर घायल अवस्था में मिलता है। महाडायन को ये बात अच्छे से पता थी कि उस हरे हीरे के अंदर वो शक्ति थी जिससे भक्षानर को बचाया जा सकता था। इसलिए भक्षानर को बचाने के लिए महाडायन अपना हीरा लॉकेट में से निकालकर भक्षानर को दे देती है, और जैसा महाडायन ने सोचा था वैसा ही हुआ था। उस हीरे को पहनाते ही भक्षानर ठीक होने लग गया था, और पूरी तरह ठीक होते ही भक्षानर ने महाडायन से शादी कर ली। पर पूरी तरह ठीक होने के बाद भी भक्षानर ने उस हीरे को अपने पास ही रखा। महाडायन को कभी वापस नहीं दिया, क्योंकि वो जानता था कि इस हीरे के अंदर कई सारी डायनों की शक्ति थी जिससे बहुत कुछ किया जा सकता था। आखिर वो डायन वंश का हीरा था और डायनों के पास तो वैसे ही कई साल जीने तक की आयु होती है। भक्षानर हमेशा उस हीरे को अपने पास ही रखा करता था। उसने उस हीरे को चमड़े की एक पोटली में रख दिया था, जिसे वो हमेशा अपनी कमर पर बांध कर ही रखता था। कभी अपने बदन से अलग नहीं करता था। यहाँ तक कि जब वो दूसरी औरतों के साथ अवैध संबंध बनाता था, तब भी वो पोटली उसकी कमर पर ही बंधी हुई रहती थी। भक्षानर संपूर्ण ब्रह्मांड पर राज करना चाहता था, पर उस हरे हीरे में उतनी ताकत नहीं थी। फिर भी उसके गुरु शुक्राचार्य ने उसे बताया कि कामेश्वरी यक्षिणी के पास एक ताज है जिसमें लाल हीरा लगा हुआ है। उस लाल हीरे में इतनी शक्ति है कि वो उससे ब्रह्मांड पर राज कर सकता है, पर उस हीरे को पाने के लिए उसे कामेश्वरी यक्षिणी की साधना करनी पड़ेगी। भक्षानर अपने गुरु शुक्राचार्य की बात मानते हुए यक्षिणी साधना करने के लिए तैयार हो गया, पर यक्षिणी साधना करने के बाद भी कुछ नियम थे। यक्षिणी साधना तभी सिद्ध होती है जब आपके बदन पर एक भी वस्त्र ना हो। भक्षानर को किसी भी कीमत पर यक्षिणी के ताज में लगा हुआ हीरा चाहिए था, इसलिए वो उस साधना के सारे नियम मानने के लिए तैयार हो गया। जब भक्षानर बंगलामुड़ा घाट पर निर्वस्त्र हो रहा था तो उस वक्त उसने उस चमड़े की पोटली को भी वहीं पर रख दिया था और साधना करने के लिए बैठ गया था, क्योंकि उसके दिमाग में उसके गुरु की ये बात बैठी हुई थी कि उसके बदन पर कुछ भी नहीं होना चाहिए। सालों बीत गए और वो हीरा पोटली के अंदर ही भक्षानर के साथ घाट पर ही रखा रहा, और फिर एक अमावस्या की रात यक्षिणी साधना सिद्ध हो गई। कामेश्वरी यक्षिणी भक्षानर की साधना से प्रसन्न हो गई और पृथ्वी लोक पर आ गई। यक्षिणी के पृथ्वी लोक पर आने के बाद भक्षानर और यक्षिणी के बीच क्या बातें हुई थी वो चित्रा को अच्छे से पता थी। उसने अपनी माँ से वो कहानी सुनी हुई थी। इसी कारण से वो दृश्य हीरे के अंदर और तेजी के साथ गुजरने लग जाते हैं। अगले पल जब चित्रा की नजर हीरे में पड़ती है तो वो देखती है कि महाडायन के यक्षिणी को अभिशाप देते ही महाडायन की मौत हो गई थी। उसी के बाद महाडायन का अभिशाप यक्षिणी के ऊपर हावी हुआ था, और अभिशाप के हावी होते ही यक्षिणी एक बार फिर से भक्षानर के साथ संभोग करने लग गई थी। पर इस बार भक्षानर यक्षिणी को संतुष्टि नहीं कर पाया और फिर यक्षिणी ने भक्षानर को बुरी तरह मार दिया। पर जब यक्षिणी ने भक्षानर का दिल उसके सीने के अंदर से बाहर निकाला था तो भक्षानर के खून की एक बूंद उस चमड़े की पोटली के अंदर चले गई थी, और पोटली के अंदर गिरते ही वो खून की बूंद सीधे महाडायन के हरे हीरे के ऊपर गिरी थी। महाडायन का हीरा डायनों की काली शक्तियों से बना हुआ था, और डायने भी खून की प्यासी होती हैं। जैसे खून की एक बूंद उस हरे हीरे पर गिरती है, वो खून की बूंद उस हरे हीरे के अंदर घुस जाती है, उसके तल पर आकर बैठ जाती है। भक्षानर के खून की एक बूंद ने उस हरे हीरे के अंदर पनाह ले ली थी। ये सिर्फ भक्षानर के खून की बूंद नहीं थी, बल्कि भक्षानर का अंश था। भक्षानर के खून की बस एक बूंद ही काफी थी उसके वजूद को जिंदा रखने के लिए।
उस अमावस्या की रात कामेश्वरी यक्षिणी ने अपने क्रोध की आग में भक्षानर के शरीर को तो पूरी तरह नष्ट कर दिया था, पर उसके खून की एक बूंद को वो पी नहीं पाई थी। वो हीरे के अंदर ही रह गई थी, जिस पर उस वक्त कामेश्वरी यक्षिणी का ध्यान ही नहीं गया। उसे हमेशा यही लगता रहा कि आखिरी भक्षानर का अंत हो चुका है, पर वो गलत थी। आखिरी भक्षानर के अंश ने तो उसी रात उस हरे हीरे में पनाह ले लिया था। ये सब देखते हुए चित्रा हैरानी के साथ खुद से कहती है, इसका मतलब ये हुआ कि भक्षानर का अंश अभी तक इस दुनिया में मौजूद है। अब तक भक्षानर का अंत नहीं हुआ है। ये बात सोचते ही चित्रा के हाथ पैर डर के मारे कांपने लग गए थे, पर अपने दिल की धड़कनों पर काबू पाते हुए वो फिर से उस हरे हीरे के अंदर देखने लग जाती है। चित्रा देखती है कि भक्षानर के शरीर का अंत करने के बाद यक्षिणी तो वहां से चली गई, पर वो पोटली वहीं घाट पर रखी रही। गुजरते वक्त के साथ ही वो चमड़े की पोटली नीचे दबती रही। आंधी तूफान उसे अपने साथ नीचे दबाते चले गए। भक्षानर के अवैध संबंध से जन्मे कई वंशज बंगला मुड़ा घाट पर तो आए, पर उस हरे हीरे को पाने के लिए नहीं, बल्कि यक्षिणी को पाने के लिए। और यक्षिणी ने उन सबको मौत के घाट उतार दिया अपने अंदर की आग से। और फिर सदियों बाद बस एक आखिरी भक्षानर का वंशज बचा रहा, जो कोई और नहीं बल्कि वेदांत था। वेदांत जिस्म का भूखा नहीं था, न ही उसे यक्षिणी के बदन में समाहित होने की तलब थी। उसकी तलब थी तो अपने पूर्वज का सपना सच करने की, ब्रह्मांड पर राज करने की। पर उस वक्त वेदांत काफी कमजोर था, इतना कमजोर कि वो एक डायन तक का सामना नहीं कर सकता था। वेदांत कमजोर जरूर था, पर काफी चालाक और शातिर था। उसे पता था कि ब्रह्मांड पर राज करने के लिए उसे यक्षिणी के लाल हीरे की जरूरत पड़ेगी, पर ब्रह्मांड पर राज करने से भी पहले उसे अपने आप को ताकतवर बनाना होगा, जिसके लिए उसे महाडायन का हीरा चाहिए था। वेदांत को पता था कि उसके पूर्वज ने उस हीरे को एक पोटली में रखा हुआ था, जो कि बंगला मुड़ा घाट के अंदर ही गड़ी हुई थी। वेदांत जानता था कि अगर वो अमावस्या और पूर्णिमा की रात घाट पर पहुंचा तो यक्षिणी उसको अपना शिकार बना लेगी। उसका भी वही हाल कर देगी जो उसने बाकी के भक्षानर के वंशज के साथ किया था। इसलिए वेदांत उस रात बंगला मुड़ा घाट पर जाने लग गया, जब अमावस्या और पूर्णिमा नहीं हुआ करती थी, और घाट पर पहुंचकर उस पोटली की तलाश करने लग गया। वेदांत घाट पर जाते रहता और घाट की कोई न कोई सी जगह खोदते रहता, जहां पर उसे उम्मीद रहती कि वो हीरा उसे जरूर मिलेगा। चित्रा को हीरे के अंदर वो दृश्य दिखने लग गए थे जब वेदांत घाट पर जाता था और उस चमड़े की पोटली को खोजा करता था। चित्रा अपनी नजरें हीरे पर ही गड़ाए रहती है, और वो देखती है कि एक दिन जब वेदांत घाट पर पहुंचा और उसने खुदाई की, तो उसकी कई रातों की मेहनत कामयाब हो गई। उसे वो चमड़े की पोटली मिल चुकी थी, जिसके अंदर वो हरा हीरा रखा हुआ था। वेदांत जब उस हीरे को गौर से देखता है तो उसे उस हीरे के तल पर खून की बूंद नजर आती है। उस खून की बूंद को देखकर वो समझ जाता है कि उसके पूर्वज का अंश अभी भी उस हीरे के अंदर मौजूद था। वो बूंद कैसे उस हीरे के अंदर आई, ये भी वेदांत को उस हीरे को छूते ही पता चल जाता है। वेदांत अपने पूर्वज की तरह ताकतवर होना चाहता था, उसके अंश को अपने अंदर समाहित करना चाहता था, पर वेदांत ये बात अच्छे से जानता था कि अभी उसका शरीर इतना ताकतवर नहीं था कि अपने पूर्वज के अंश को अपने अंदर समाहित कर पाए। उसके लिए पहले उसे खुद अपने शरीर को ताकतवर बनाना होगा। कई सालों तक इंसानी रूप में रहकर बिना किसी शिकार का खून पिए उसका शरीर कमजोर हो चुका था, पर अपने शरीर को कैसे ताकतवर बनाना है उसका रास्ता भी वेदांत ने निकाल लिया था। चित्रा हीरे के अंदर दिख रहे दृश्य को देखते हुए खुद ही बोल पड़ती है। वेदांत ने नई रणनीति बनाई। उसने रेवती सौदाइन से शादी की और फिर उसके साथ मिलकर कंटक टोने की मदद से रेवती की कोख को शक्तिशाली बनाया, दूसरी औरतों की कोख को सूना करके। और फिर रेवती की कोख से अनुराग का जन्म हुआ। अनुराग के शरीर में इतनी ताकत थी कि वो भक्षानर के अंश को अपने शरीर में समाहित कर सकता था, पर वेदांत ऐसा नहीं चाहता था। वो खुद अपने शरीर को ताकतवर बनाना चाहता था ताकि वो महान बने, जिसके लिए उसे अपने ही बेटे अनुराग की बलि देनी थी। जिस रात वो अपने बेटे की बलि दे रहा था अपनी पत्नी रेवती के साथ मिलकर, वहां पर गांव वाले आ गए। गांव वालों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया। वहां पर निशाज भी आ गया और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर वेदांत को मार दिया। रेवती भी अनुराग को लेकर वहां से भाग चुकी थी। चित्रा को ये सब पल उस हीरे के अंदर दिख ही रहे थे कि तभी वो कुछ सोचते हुए खुद से बोल पड़ती है, पापा ने तो वेदांत को मार दिया था, पर फिर उस हीरे का क्या हुआ? वो कहां पर चले गया? इन अतीत के पलों में मुझे तो वो हीरा कहीं दिखाई नहीं। चित्रा की समझ नहीं आ रहा था कि वेदांत को मिलने के बाद वो हीरा कहां पर चले गया था। चित्रा इस बारे में गहराई से सोचने लग जाती है, अपना दिमाग चलाने लग जाती है और हीरे की तरफ देखते हुए ही वो पल याद करने लग जाती है जो कुछ देर पहले उसे हीरे के अंदर दिखे थे।
उसे याद आता है कि जिस दिन वेदांत और रेवती अनुराग की बलि देने के लिए जिस हॉल में तांत्रिक अनुष्ठान करने बैठे हुए थे, उस वक्त वो हीरा अनुष्ठान के सामान के पास ही रखा हुआ था। वेदांत ने उस हीरे को वहीं पर रखा था क्योंकि वो चाहता था जैसे ही अनुराग की बलि देकर उसका शरीर ताकतवर बने, वो उसी वक्त भक्षानर के अंश को हीरे में से निकालकर अपने शरीर के अंदर समाहित कर ले, ताकि वो भी उसके पूर्वज भक्षानर की तरह ताकतवर बन जाए। पर जैसा उसने सोचा था वैसा हुआ कुछ नहीं। गांव वालों के वहां पर आ जाने और निशाज के उस पर हमला करने के बाद वो उस हीरे को वहां से उठा ही नहीं पाया। वो हीरा वहीं पर रखा का रखा रह गया। चित्रा फिर खुद से बड़बड़ा पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो हीरा अनुराग के घर में ही रखा रहा। इतना कहती ही चित्रा फिर अपनी नजरें हीरे की तरफ कर लेती है और वो उसके अंदर देखती है कि वेदांत और रेवती के मर जाने के 1 महीने बाद ही उस हीरे की तलाश करते हुए डायनों का एक समूह उस घर के अंदर आया। उन डायनों के समूह में वो सुनहरी बिल्ली वाली डायन भी थी जो चित्रा से अक्सर मिलती रहती थी। डायनों का समूह आया तो वहां पर अपना हीरा लेने के लिए था, पर वो उस हीरे को नहीं ले पाए क्योंकि उस हीरे के अंदर भक्षानर का अंश मौजूद था जिसे डायनों ने देख लिया था। डायने उस हीरे की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती थी। उस हीरे की शक्ति का उपयोग वो डायने अब तभी कर सकती थी जब भक्षानर के अंश को वो उस हीरे से निकाल लेते, पर उनमें से किसी भी डायन को नहीं पता था कि भक्षानर के उस अंश को हीरे में से किस तरह निकाले। इसी वजह से वो डायने उस हीरे को वहां से नहीं ले जा पाए और उन्होंने उस हीरे को वहीं पर रखे रहने दिया। सालों तक वो हीरा उसी घर के अंदर रहा। सिर्फ वो हीरा ही उस घर के अंदर नहीं रहा, बल्कि भक्षानर का अंश भी उसी घर के अंदर हीरे में मौजूद रहा। डायने ये पता लगाने में लगी हुई थी कि वो इस हीरे के अंदर से भक्षानर के अंश को किस तरह निकाले, पर उन्हें इस बात का पता चलता उससे पहले उस घर में सालों बाद एक ऐसा शख्स आया जिसका सिर्फ वो हीरा नहीं बल्कि भक्षानर का अंश भी इंतजार कर रहा था। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।